किसी न किसी हर एक के अपने व्यूज है, अपने अकॉर्डिंग रखो। आज की डेट 14 अप्रैल 2021, आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? देखो, ये आपके मॉनसून से जुड़े हुए कंसेप्ट हैं, तो अब ये अखबारों में आजकल ये आने शुरू हो जाते हैं। एल नीनो और इससे उल्टा होता है ला नीना। ये दो कंसेप्ट, एल नीनो और ला नीना। ये बेसिकली दुनिया के जो साउथ अमेरिका है ना, वहां के समुंदर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। हमारा जो मॉनसून है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो डिपेंड करता है यहाँ पे, इंडिया से कोसों दूर। यहाँ पे देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर के पास जो समुंदर है, यहाँ पे आज तक साइंटिस्ट को भी रीजन नहीं समझ आया, सडनली पानी ना गर्म होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। एल नीनो पहले समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सडनली पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू होता है उसका अब तक साइंटिस्ट को रीजन नहीं पता, और ये ऐसा भी नहीं कि हर साल होता है। कुछ सालों के फेज के बाद ये चीज होती है कि आपका एल नीनो अपीयर होना शुरू हो जाता है। यहां से गर्म पानी इस साइड को फैलता है, इक्वेटर के साथ साथ। आपके साउथ अमेरिका यहां से शुरू हुआ, यहां से धीरे धीरे इस साइड को फैलना शुरू हुआ, इक्वेटर के साथ साथ फैलते फैलते समुद्र कनेक्टेड है, पता है ना, दुनिया गोल है, ठीक है। ये इस साइड को आना शुरू हो गया, तो ये सारा समुद्र गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारा एरिया पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। शुरुआत वहां से होती है, फिर धीरे धीरे ये सारा गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां तक जब ये समुद्र गर्म हो जाएगा तो होगा क्या, आपकी ना जो मॉनसून आता है वो आपकी ट्रेड विंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ट्रेड विंड्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। देखो, ये ना एक वैसे डिटेल्ड कंसेप्ट ज्योग्राफी में आएगा, पर एक मैं तुम्हें ब्रीफ चीज बताता हूँ। 3 लाइनें जो दुनिया के ऊपर बनी हुई हैं, मतलब हमने बनाई है, इमेजिनरी। एक इक्वेटर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वो एरियाज हैं जहां पे सारा साल परमानेंट विंड्स चलती रहती हैं, यहाँ ना लगातार हवाएं चलती रहती हैं। ये हवा चलने का कारण है ये जो सेंटर में गर्मी होती है, तो हवा, मैंने आपको बताया था ना उस दिन, लो प्रेशर हाई प्रेशर। होता क्या है, जो हवा होती है ना, हमेशा एक साइड पे अगर हाई प्रेशर है, हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर वहां बनता है जहां पे ठंडा इलाका होगा, कंपैरेटिवली ठंडा। लो प्रेशर वहां होगा जहां पे हॉट एरिया होगा, ठीक है। तो ये फर्क पड़ेगा, क्लियर है। जो आपकी हवा चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो जहां पे गर्मी होगी उस साइड को हवा चलेगी। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्योंकि गर्मी होती है, तो दोनों साइड पे यहाँ पे हवा चलती है। पर ये जो आपकी बेल्ट्स होती है ना, जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ये बनाते हैं, ये एक्चुअली सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक बेल्ट है। इन्हें 5-5 डिग्री की ना दोनों साइड बेल्ट मान के चलो, तो 10 डिग्री की एक बेल्ट बन गई। होता क्या है आपके, अब एक आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का। अर्थ रिवॉल्व करती है किसके चारों ओर? सन के चारों ओर। अब जब वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, अर्थ की 2 पोजीशंस बनाते हैं बस, बाकी कोई नहीं। अब जब वो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो आपकी अर्थ झुकी हुई है ना। इस झुके होने का कारण क्या होता है कि एक साइड हमेशा सन की तरफ झुकी होगी। इस साइड को सदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है या नॉर्दर्न, ये डायग्राम है। अर्थ के 2 हिस्से हो गए ना, ये तो थोड़ा और तोड़ के बता देता हूँ, ठीक है।
जहां ना समझ आए कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, जहां ना समझ आए मैं और क्लियरली बता दूं। आपकी अर्थ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, पर आपकी अर्थ एक्चुअली ऐसी दिखती नहीं है। ये देखो, अगर आप ग्लोब देखोगे, ग्लोब थोड़ा सा साइड को टिल्टेड है। वो इसलिए टिल्टेड है क्योंकि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, वो 23 डिग्री ना इधर को मुड़ी हुई है। ठीक है, ये तो चलो ग्लोब भी नीचे से हिला हुआ है, पर आपकी अर्थ एक्चुअली, मतलब ये अर्थ की एक्सिस ऐसे दिखती है और इसके बीच में सेंटर इसलिए ऐसे हो जाता है। आपकी इक्वेटर की लाइन ऐसे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब कुछ ऐसे है अर्थ के ऊपर, इस साइड को मुड़ा हुआ। ठीक है, अब इसके चारों ओर तो ये डेली रिवॉल्व कर रही है, सॉरी रोटेट कर रही है। ठीक है, अपनी जगह पे रोटेट भी करती है। अब रोटेट करते करते वो रिवॉल्व भी कर रही है। रोटेट होता है एक ही जगह पे घूमना, रिवॉल्व होता है किसी चीज के चारों ओर घूम के। तो यहाँ सन के चारों ओर ये चीज घूम रही है, मतलब रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो एक टाइम पे ये आपका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अगर हेमिस्फीयर मतलब हाफ होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, ये सदर्न हेमिस्फीयर हुआ, दो हिस्सों में बट गया ना। ये जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, इस डायग्राम में वो सन की तरफ झुका हुआ है ना, सन रेज सदर्न पे डायरेक्टली आके गिर रही है और नॉर्थ वाला दूर पड़ रहा है। ठीक है, और स्लांटेड है क्योंकि वो गोल है तो स्लांट होके गिरेगी ना। ये वो टाइम है जब हमारे यहाँ पे विंटर्स होती है, हमारे यहाँ पे समर्स, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो हमारे इस टाइम मतलब आपका सन ऐसे आपकी रेज डाल रहा है और यहाँ पे अब साउथ हेमिस्फीयर स्लांटेड उस पे जा रही है। क्लियर है? तो इसके कारण क्या होता है, जिस साइड को ये हीटिंग ज्यादा होती है ना, ये अब मैंने आपको कहा था इसे एज अ बेल्ट मान लो, ये 5-5 डिग्री की इनके आसपास बेल्ट मानो, इसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना मानो, 5-5 डिग्री की इसे बेल्ट मानो। अब इस बेल्ट का क्या होता है, जिस साइड को सन होगा, मतलब जिस साइड को समर्स होंगी, ये सारी बेल्ट्स ना उस साइड को 5-5 डिग्री ऊपर चली जाती है। यानी कि इक्वेटर होना सेंटर में चाहिए, पर जिस साइड गर्मी होगी इक्वेटर की लाइन बिल्कुल थोड़ी 5 डिग्री ऊपर चली जाती है। पर अगर इक्वेटर 5 डिग्री की लाइन ऊपर चलेगी, इमेजिनरी लाइन है ना, तो उसने एक तरह से अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन था वो क्रॉस कर गई। वो होता क्या है, ये जो विंड्स हैं, ये जो विंड्स थी, ये ना सेंटर तक इस डायरेक्शन में जाती होती, दोनों साइड किसी भी साइड जाना हो। एक बार अगर अब जाना इन्होंने इक्वेटर तक है, इक्वेटर सेंटर के ऊपर चला गया, जाना तो यहां तक है ना, सबसे ज्यादा गर्मी यहां पे आ रही है इक्वेटर की लाइन पे, वो 5 डिग्री ऊपर चला गया, अर्थ का सेंटर क्रॉस कर चुका है ना वो, यानी कि इस विंड को अब यहां तक जाना है। होता क्या है, ये जैसे ही अर्थ का मिड क्रॉस कर जाती है, ये जो आपका देखो मॉनसून कैसे आता है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं 5 मिनट में बहुत जल्दी में समझा रहा हूं। जैसे ही आपकी हवाएं यहां आ रही थी, ये इक्वेटर था, इक्वेटर यहां से 5 डिग्री ऊपर चला गया, लाइन ऊपर चलेगी ना, पर अर्थ का कर्व तो यही रहा। अब जैसे ही ये इस कर्व को मुड़ के ऊपर आ जाती है, एक्चुअली इसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। डायरेक्शन कैसे चेंज करनी पड़ती है, जिस डायरेक्शन में आपकी ये ऊपर वाली विंड्स आ रही थी, इनकी जगह ये नीचे वाली विंड्स ऐसे चलने लग जाती है, और अब इन्हें रोकने वाली कोई फोर्स नहीं बची है। रोक सिर्फ ये अर्थ का ये कर्व रहा था, इस ऊपर की मूवमेंट ने इसे ऊपर तक खींच दिया और यहां से ये डायरेक्टली ऊपर को चलने लग जाती है इस डायरेक्शन में। विंड को हमेशा नाम कैसे देते होते हैं, जिस साइड से वो आती है। तो अब जब ये विंड की ये डायरेक्शन होगी, इस विंड का नाम क्या होगा, साउथ से आ रही है एक तो, और ये कौन सी साइड है, वेस्ट है ना। अगर मैं आपकी वो डायरेक्शन का वो बनाऊं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन है इस साइड से आ रही है ना, ये वाली डायरेक्शन से आ रही है ना, ये है आपकी साउथ वेस्ट। ठीक है, मतलब ये चला रहा है इस साइड में, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट होगी। ये विंड्स जब ऊपर मुड़ गई इस डायरेक्शन में होगी है ना, तो ये साउथ वेस्ट विंड्स चलने लग जाती है।
अब इसमें ग्लोब में इंडिया की पोजीशन देखो फिर से, ये रहा आपका इंडिया। अब यहां से ये विंड्स क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद ये देखो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही पड़ेगी ना, तो यहां से बीच में समुंदर आता है ना, सारा प्लेन समुंदर है, गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा मॉइस्चर उठाएगी पानी से, यही तो मॉनसून लेके आती है हमारे, ठीक है। गर्म हवाएं थी, इस कारण उन्होंने पानी पे इवेपोरेशन बढ़ा दी, इवेपोरेशन बढ़ा दी, मॉइस्चर उठाया, सबसे पहला लैंड। अब ये इंडिया की तरफ आती क्यों है, जाने को कहीं और भी चले जाए, मतलब एक तो खैर डायरेक्शन ही ये पड़ती है, उसके बाद इंडिया भी इन विंड्स को अपनी तरफ खींचता है। इंडिया में क्या होता है, हमारे मॉनसून का एक बहुत बड़ा कारण, चलो जैसा भी बन गया अभी, ठीक है। ये जो ऊपर तिब्बत का एरिया है ना, ये बनाना चाहता था किसी, ये जो तिब्बत का एरिया है ना, ये तिब्बत एक प्लाटू है, ठीक है, प्लाटू है ये। प्लाट्यू क्या होता है, आपका फ्लैट लैंड होता है, बिल्कुल सीधा होता है, बस इसकी एल्टीट्यूड बहुत हाई होता है, बहुत ही ऊंचा होगा पर बिल्कुल फ्लैट होगा। यहाँ पे उगा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कोई पेड़ कुछ नहीं है, तो होता क्या है, डायरेक्ट सनलाइट से ना ये हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है। हीटिंग हद से ज्यादा होगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा तिब्बत के ऊपर, लो प्रेशर एरिया बन गया। पानी कंपैरेटिवली गर्म होगा या ठंडा होगा तिब्बत से, ठंडा होगा ना, तो ये हाई प्रेशर एरिया हुआ। तो हवा क्या चाहती है, हवा इंडिया को क्रॉस करके जाना चाहती है तिब्बत, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, पर अब बीच में इतना आसान नहीं है इसका रास्ता। सबसे पहले यहां पे खड़े हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, सबसे पहले इसलिए केरला, कर्नाटका, मुंबई, ये महाराष्ट्र जो एरिया, मुंबई में पता ही है कितनी बुरी तरह से मानसून आता है, ये इन्हीं एरिया में इसलिए इतनी बुरी तरह से आता है। ये विंड्स यहाँ पे आके टकराती हैं, बादल इनके टकराते हैं, यहाँ पे इस साइड पे सारी बारिशें होने लग जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी गैप है आपकी ना अरावली, राजस्थान में बारिश क्यों कम होती है, अरावली की जो डायरेक्शन है ना, वो इसके यही तो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, उसके दोनों साइड से हवा निकल जाती है, तो बारिश बहुत ही कम होती है, वहां पे होती नहीं, इसलिए राजस्थान इसलिए सूखा रह गया। इसके बाद अब जाना तिब्बत तक है, पर तिब्बत से पहले आपके हिमालय खड़े हैं, तो सारी की सारी बारिशें यहीं रोक देती है, तिब्बत बेचारे को फिर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वो बेचारा पानी मांगता रह जाता है और बाकी सारे पी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉनसून है नॉर्मल तौर पे। अब एल नीनो के कंसेप्ट पे वापस आते हुए मॉनसून ये कैसे खराब करता है। अब मॉनसून में क्या हुआ, देखो आपकी गर्म हवाएं आ रही थी, उन्होंने ये पानी से इवेपोरेशन कैरी करनी है, हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है ये कंपैरेटिवली इससे, पर अगर ये पानी ही गर्म हो गया, इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा ना, और पानी गर्म है तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी, तो वो हवाएं ना स्लो हो जाती है और इवेपोरेशन नहीं कर पाती, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही इतना नहीं है कि ये तेज चले। आम तौर पे लेट्स सपोज यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 25 होगा, पर अगर इसी का टेम्परेचर 35 पहुंच गया है, अब पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है, तो हवा स्लो हो जाएगी, पानी कम कैरी करेगी और बारिशें अपने आप कम होती हैं। तो जिस साल आपका समुंदर यहां से गर्म होना शुरू हुआ और ये सारा एरिया गर्म हो गया, उस साल मॉनसून अच्छा नहीं आता, यानी कि जिस साल एल नीनो आना है उस साल मॉनसून अच्छा नहीं आता, ठीक है। इसका उल्टा कंसेप्ट है, अब इसका उल्टा कंसेप्ट जो वहां पे हमने लिखा था कौन सा था, क्या नाम से था, ला नीना। ला नीना में इससे उल्टा कंसेप्ट है, अब साइंटिस्ट को वो भी नहीं पता क्यों होता है, ठीक है। यहां पे पानी हद से ज्यादा ठंडा होने लग जाता है, यहां पे ठंडा होगा,
फिर वो ठंडा पानी सारी जगह फिर फैल जाएगा। ठीक है, ये फैलता कैसे, ये ओशन करंट से फैलता है, वो किसी और रूप में करेंगे। फैलता ऐसे कैसे पानी फैल जाता है सारी दुनिया में? सारे समुद्र कनेक्टेड है। ठीक है, किसी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया में कितने ओशंस हैं? दुनिया में सिर्फ एक ओशन है। ओशन एक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। पानी कनेक्टेड है, लैंड डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पे अब ठंडा पानी सारी जगह फैल जाता है। अब जहां पे अब होता क्या है, यहाँ पे जो 25 डिग्री टेम्परेचर था वो 20 पे ड्रॉप कर जाता है और नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस और बड़ा हो गया, विंड्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। उस साल मॉनसून हद से ज्यादा आता है, बारिशें बारिशें, फ्लड्स ही फ्लड्स। ठीक है, पर वो तब भी अच्छा है कंपेयर टू जब ड्रॉट्स पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है उसमें। साउथ अमेरिका ये वाला एरिया नहीं है सबसे ड्राईएस्ट, यहाँ पे है आटाकामा। दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट एरिया भी यहाँ पे पड़ता है। ये है आटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे। यहाँ पे साल में कभी बूंद भी गिर जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ये ड्राईएस्ट प्लेस है दुनिया में, यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। ठीक है, वहां कोई नहीं रहता क्योंकि रह ही नहीं सकता, पानी ही नहीं है वहां पे। दुनिया की ड्राईएस्ट प्लेस है, उसके कारण अलग है। ठीक है, वो विंड्स वहां तक पहुंच नहीं पाती जो बारिश करवाती हैं। जैसे आपके अमेज़न के जंगल इतने हरे किए, उसका भी कारण यही विंड्स है। ठीक है, बेसिकली ये था इक्वेटर। ये देखो आपके वही जो मैंने अभी विंड्स बताई जो बारिश करवाती है, वो देखो कैसे आपके दुनिया भर के जंगल बनाती है। और पूरी, अब मैं पूरे ये बताता हूँ कि पूरी दुनिया की ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस होती है। चलो ये देखो, देखो आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ अमेरिका लगा लो, इसका ईस्टर्न मार्जिन अमेज़न के एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। ठीक है, वेस्ट साइड पे आपके आटाकामा डेजर्ट भी है जहां पे ड्राईएस्ट एरिया। ऐसा होता क्यों है? आपके ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, जितने भी ये दो लाइनों के बीच, इनके बीच में इक्वेटर से ऊपर इस साइड को हवा चलती है, नीचे से इस साइड को हवा चलती है। यहां पे बारिशें भर भर के आ रही है, पर बारिशें जब यहां से लेट्स सपोज इन्होंने यहां से विंड ने पानी उठाया, इस साइड को बारिश की, लैंड एंटर कर गई ना, ये दूसरी साइड पहुंचते पहुंचते एक तो पानी कम हो जाएगा, दूसरा ये माउंटेन्स आ गए जो इस रंग से बने हुए हैं, पहाड़ों के उस साइड पे वो लेके जा ही नहीं पाते बचा हुआ पानी। तो इस साइड पे सबसे ड्राईएस्ट एरियाज होंगे। ठीक है, इसलिए आपके अमेज़न को लगातार, क्योंकि पानी मिलता रहता है, बारिश मिलती रहती है इन हवाओं के कारण, इसलिए वो इतने घने जंगल है। ठीक है, और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तभी आपके इंडोनेशिया ये सब कुछ भी इतने घने जंगल है। क्लियर है? दूसरा एक और कारण, दुनिया के ज्यादातर जो आपके डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के कौन से मार्जिन पे पड़ते हैं? वेस्टर्न मार्जिन पे। सारे डेजर्ट्स लगा लो, एशिया का, अफ्रीका का ये पूरा एरिया, इसके, इसका, ऑस्ट्रेलिया का, सबका, ये सारे वेस्टर्न साइड क्यों है? उसका कारण है जो आपके मैंने बताया जिससे पानी फैलता है, ओशन करंट्स। वो मैं कभी और बताऊंगा, नहीं तो सारा ज्योग्राफी का ही लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में ज्योग्राफी में से एक से दूसरा टॉपिक निकलता जाता है, तो वो हम कभी और करेंगे, उसके ऊपर कोई करंट अफेयर आ गया। तो अभी जो मैंने सारा समझाया यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा ही बता दिया। आम कंडीशंस में भी क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में जब क्या कहते हैं एल नीनो ला नीना कुछ भी नहीं होता, तब क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया, ताकि तुम्हें आम दिनों में जब मानसून आना होता है तो वो कैसे आता है वो भी पता चल जाएगा। क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर है बिहू डांस के बारे में। किस स्टेट में? असम का मशहूर डांस है बिहू। ठीक है, बिहू डांस में सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं, मेन और वुमेन दोनों करते हैं? दोनों करते हैं, मेन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं।
ये एक ब्रिस्क स्टेप डांस है जिसमें बीच बीच में रैपिड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स होती हैं। ब्रिस्क स्टेप्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स लेना। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, हाथों की मूवमेंट्स तेज है, ठीक है? तो पैरों से स्लो, हाथों से तेज, ठीक है? इसमें आपकी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होती हैं, रेड कलर मेन थीम होता है, ठीक है? आपने असम की वैसे भी मेन कलर हमेशा रेड ही देखा होगा, जो असम का जैसे गमछा है, आपके पीएम भी डाल के घूमते हैं, वो जो गमछा है वो असम का है बेसिकली, उसका नाम भी है गमोली करके ऐसे कुछ उसका नाम है, एग्जैक्ट वर्ड असम गमछा लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, उसका कुछ नाम है, मेरे ख्याल से गमोली ऐसे करके कुछ है, ठीक है? तो ये आपके ऐसे परफॉर्म किया जाता है, ड्रम म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है या ढोल पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? वो बजाए जाते हैं और उसकी मूवमेंट्स पे ये डांस किया जाता है। स्लो स्टेप्स, हैंड मूवमेंट्स तेज होती हैं, रेड मेन थीम है। नेक्स्ट आपका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया काफी टाइम से खरीदने की कोशिश कर रहा है, S-400। अब फाइनली बोला जा रहा है कि इंडिया में नवंबर में आना शुरू हो जाएगा। ये रशिया से हम खरीद रहे हैं, ठीक है? ये रशिया का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई भी कंट्री अपने एयरक्राफ्ट या अपनी कोई भी मिसाइल हमारी तरफ छोड़ती है और वहां पे ये डिप्लॉयड है, ये खुद डिटेक्ट करते हैं रडार से कि ये कोई चीज हमारी तरफ आ रही है हवा में, ठीक है? खुद मिसाइल लॉन्च होती है और उसे एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है? तो इसे एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए कहते हैं। कोई दूसरी साइड से जो चीज आ रही है, सेम प्रोजेक्टाइल फॉलो करके इस साइड से उड़ा देगी। तो आपका ये S-400, इसकी मिसाइल रेंज 400 किलोमीटर की है, पर इसका जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो रडार है वो 600 किलोमीटर तक भी डिटेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट आपके एक और वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया इंडिया में, स्पुतनिक 5, रशिया के द्वारा बनाई गई और दुनिया की जो सबसे पहली अप्रूव्ड, किसी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन थी, बिना टेस्टिंग के अप्रूव कर दी थी, वो अब इंडिया में भी मिलनी शुरू हो जाएगी, स्पुतनिक 5, ठीक है? ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन्स को इंडिया में अप्रूवल कौन देता है? इंडिया में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। इंडिया में किसी भी चीज को अप्रूवल चाहिए लाइसेंस के लिए, चाहे मतलब उन्होंने कोई ब्लड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कोई आईवी फ्लूइड बनाने हैं, वैक्सीन्स बनानी है, कुछ भी है इंडिया में, मतलब कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट तक बनाना है, ठीक है? कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, सेल करनी है, इंपोर्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है इंडिया में, मेडिकल प्रोडक्ट कोई भी, इसका अप्रूवल लगता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है? तो इनके अप्रूवल्स के बाद ही जाके आपकी वैक्सीन अवेलेबल होती है, ठीक है? क्लियर है? तो ये सारे इनके, ये नीचे सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, ये आगे आगे करना था, ठीक है? तो ये सारे आपको याद रखने हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इनके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, तो कोई भी ऑप्शन आ गया, सारे के सारे इनके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। सरकार, मतलब ये कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही है ना ये, ठीक है? नेक्स्ट इज इंडियन राइनो विजन 2020। ये मिशन पूरा हो गया है, तो इस साल के लिए मैं तुम्हें बता दूं, एक तो असम के जो नेशनल पार्क है जिन्होंने इस साल अपीयर होना है, असम के नेशनल पार्क तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है? सारे असम के नेशनल पार्क्स पढ़ना, इस साल के पेपर के लिए ये चीज याद रख लो जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा इंडियन राइनो, और तीसरा उस साइड पे कोई और भी जानवर पाए जाते हैं उन्हें पढ़ लेना। ये मिशन कंप्लीट हो गया। इंडियन राइनो विजन 2020 क्या था? इस मिशन के अंडर हमने सबसे पहले तो 2005 में से शुरू किया था, जिसके अंडर हमने इंडियन राइनोस की आबादी 3000 करनी थी, ठीक है? असम में, क्योंकि सिर्फ असम में ही पाए जाते हैं इंडिया में, हमने इनकी आबादी 3000 करनी थी। हम इस टारगेट को ना ओवर अचीव कर गए थे। ये टारगेट
2018 में ही पूरा हो गया था। 3000 से आबादी हमने ऊपर कर दी थी। पर अब प्रॉब्लम क्या थी, इन सबकी कंसंट्रेशन एक ही नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा थी, आपके काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क में। तो वहां पे जब फ्लड आता था, इनकी पॉपुलेशन को फिर से थ्रेट है, या कभी कोई बीमारी फैल गई, सारे मारे जाएंगे। तो फिर अगली चीज थी कि इन्हें रीलोकेट करना है जहां पे मतलब और में, जैसे काजीरंगा, औरंग, पबितारा, इन तीनों में आपके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे रीलोकेशन करनी शुरू की गई। ठीक है, तो मानस, काजीरंगा, औरंग, पबितारा, मानस, ये सारी जगहों पे आपके पॉपुलेशन अब रखी गई है। ठीक है, मानस में मूव किए गए हैं। तो लास्ट वाला वैसे भी मानस में गया है। ठीक है, जो लास्ट बैच भेजा गया है एडल्ट मेल और फीमेल को असम के मानस नेशनल पार्क में भेजा गया है कल, जिससे ये मिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी डिटेल भी लिखी है। 5 टारगेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज है, मानस, लखोवा, बुरचापोरी और दिब्रूगढ़ भी जिसे बोलते हैं, दिब्रू सिकोवा, इसे दिब्रूगढ़ भी बोलते हैं, और औरंग। ठीक है, अगर दिब्रूगढ़ भी आ जाए वो यही है, एक ही जगह है। नेक्स्ट, कल के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीएसआई। मैंने आपको कल बताया था बीएसआई मार्क्स सारी चीजों पे नहीं होता। ठीक है, उनमें से एक चीज है गोल्ड के ऊपर, सबके ऊपर बीएसआई मार्क होना वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो 60% ज्वेलरी है ना, वो बीएसआई मार्क के बिना ही बिक रही है। तो पर आपकी सरकार ने 1 जून के बाद अब गोल्ड के ऊपर कंपलसरी करने का फैसला किया है, जिसके बाद आपके इंडिया में जो भी बिना बीएसआई मार्क के गोल्ड इंडिया में बेचेगा, उसे जेल भी हो सकती है, या उसे 5 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, जो भी जितना भी सोना उसने बेचा। गोल्ड के स्टैंडर्ड्स, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये लो 18 कैरेट गोल्ड, बीएसआई मार्क का मतलब है तुम प्योरिटी की श्योरिटी दे रहे हो कि हाँ ये 18 कैरेट ही है। ठीक है, बीएसआई मार्क तुम लगा ही तब सकते हो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो सकता है कि तुमने फालतू में बीएसआई लगा दिए। तो वो जो तुमने बीएसआई जब लगा ही तब पाओगे जब तुम प्योरिटी स्टैंडर्ड्स मीट करोगे। तो आपके जो छोटे ज्वेलर्स थे, अब उनके ऊपर बर्डन बनेगा ये चीज। ठीक है, अपने प्योरिटी क्योंकि टेस्ट करवानी पड़ती है, फिर वो होती है, स्टैंपिंग हो सकती है। एक तो ने टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, वो चीज महंगी पड़ेगी, प्लस प्योरिटी की गारंटी देने का इसमें कोशिश है। ठीक है, क्योंकि इंडियंस का ऑब्सेशन है गोल्ड से, इस कारण गोल्ड की प्योरिटी मेंटेन करना जरूरी। क्लियर है? तो अब नए रूल्स के मुताबिक सारे उसके ऊपर नहीं लग रहा, 14, 18 और 22 कैरेट जो गोल्ड होगा, बीएसआई मार्क के अगर कोई भी बिना बेचेगा, मतलब इन्हें बेचना ही पड़ेगा, अगर कोई उसके बिना पाया गया, उन्हें 5 टाइम उस गोल्ड की प्राइस पे करनी पड़ेगी, या 1 साल तक जगह सजा भी हो सकती है, जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये है आज के करंट।